नमस्कार, फॉलोअप के इस लाइव सेशन में आपका स्वागत है। रोजाना की तरह मैं संजय रंजन हूं और मेरे साथ मनोज पांडे और सनी शरद भी मौजूद हैं। धीरे धीरे करके आप लोग जुड़ जाइए और आज का जो लाइव है वो जयराम महतो और उनकी पार्टी और उसका जो इम्पैक्ट दूसरी पार्टियों पर और ख़ास करके जो कुर्मी आधारित जिनका पॉलिटिक्स है सुदेश महतो की, उनकी पार्टी पर क्या कुछ असर पड़ रहा है। और कल यानी कि बीते कल यानी कि रविवार को सोमवार हजारीबाग में क्या कुछ हुआ जब जयराम महतो भी मौजूद थे हजारीबाग में और सुदेश महतो भी मौजूद थे। इन सारी बातों पे जो है हम लोग चर्चा करेंगे। आप लोग पहले इस लाइव को शेयर कर दीजिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस चर्चा में जुड़ सकें और चर्चा के दौरान आप लोग के जहन में भी अगर कोई सवाल हो तो आप लोग सवाल पूछ सकते हैं। राय देने से ज़्यादा सवाल पूछने पे जोर डालिएगा, ऐसा नहीं कि आप अपनी राय सिर्फ रखें। तो सबसे पहला सवाल सनी शरद से मैं करूंगा और सवाल यही कि हजारीबाग में जब कल सनी आप मौजूद थे तो सुदेश महतो भी वहाँ पे कार्यक्रम कर रहे थे। उनका कार्यकर्ता सम्मेलन था, लोकसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का एक कार्यक्रम था। दूसरी तरफ जो है जयराम महतो की पार्टी का एक सभा था। इस दोनों कार्यक्रम में क्या क्या हुआ वो पहले दर्शकों को आप बता दीजिए और कैसे आप इस कार्यक्रम को देखना चाहिए आम जनता को। देखिए, कल 16 जुलाई दिन रविवार को आजसू के तरफ से लोकसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन रखा गया था। मुझे लगता है कि झारखंड में ये दूसरा जो कोई लोकसभा क्षेत्र सीट था जिस पर आजसू ये कार्यकर्ता सम्मेलन कर रही थी। इससे पहले पाकुड़ में कर चुकी थी राजमहल लोकसभा स्तरीय और उसके बाद यहाँ पर। और जहाँ पर सुदेश जी का कार्यक्रम था उससे करीब 1-1.5 किलोमीटर के अंदर ही गांधी मैदान में जयराम महतो की जो पार्टी है, जो समिति है झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति, उसकी ओर से वहाँ पर कार्यक्रम रखा गया था और उसका नाम रखा गया था बदलाव संकल्प महासभा। तो ये कल चूँकि अभी भी जो है वो बरसात का मौसम है, हालांकि ठंडा ठंडा थोड़ा मौसम है, लेकिन राजनीतिक पारा जिस हिसाब से देखने को मिला हजारीबाग का वो काफ़ी गर्म था और लग रहा था कि हाँ अब चुनावी माहौल जो है वो शुरू हो गया है लोकसभा चुनाव का। क्योंकि एक तरफ तो इधर सुदेश जी की पार्टी का पोस्टर बैनर दिख रहा था और दूसरी तरफ छात्रों की, युवाओं की भीड़ हजारीबाग के गांधी मैदान की तरफ दिख रही थी। पोस्टर बैनर तो उतने नहीं दिखे और जो मंच पर भी जो पोस्टर लगा था उस पर भी किसी भी नेता का जो है पोस्टर नहीं था जो झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के नेता हैं। जयराम महतो को छोड़कर भी वो सिर्फ झारखंड के जो स्वतंत्रता सेनानी हैं देश के, उन तमाम लोगों की तस्वीरें लगाकर और मंच पर कुर्सी भी जो लगा था उस पर जो बुजुर्ग उत्तरी छोटा नागपुर रेंज के जो भी लोग थे जिन्हें बुलाया गया था उन्हें बैठाया गया था और जयराम महतो के साथ साथ जितने भी युवा नेता थे वो नीचे दरी बिछाकर बैठे हुए थे। और मुझे लगता है कि गांधी मैदान बहुत बड़ा है। हम तो पहली बार गए हजारीबाग के गांधी मैदान में कोई कार्यक्रम कवर करने के लिए, और लेकिन फिर भी उसका ज़्यादातर हिस्सा भर चुका था, पूरा तो नहीं भरा था। और मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल होगा किसी भी एक नेता के लिए उस मैदान को भरने में। लेकिन अगर अंदाज़ा लगाया जाए तो 15-20 हज़ार के आसपास भीड़ जयराम महतो की सभा में थी। दूसरी तरफ जो सुदेश महतो का कार्यकर्ता सम्मेलन था लोकसभा स्तरीय, वो एक हॉल में हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि कोई मल्टीप्लेक्स का एक बड़ा सा जो हॉल होता है, क्योंकि उसमें दो सभागार को दिया गया, एक नीचे लेयर बैठने का, उसके ऊपर जो बैठने का होता है, उस हिसाब से उसमें था। और खास बात ये हुई कि सुदेश महतो जब बोलना शुरू किए ठीक उसी समय जयराम महतो भी बोलना शुरू किए। दोनों नेता पर सबकी नज़र थी और सब कोई सुनना चाहता था और दोनों एक साथ बोलना शुरू किए। सुदेश महतो जब बोलने लगे तो वो इशारों में जयराम महतो पर बोले और जयराम महतो जब बोले वो भी इशारों में सुदेश महतो पर बोले। तो चूँकि जयराम महतो पर आरोप ये लगते रहा है कि आजसू से इनकी करीबी रही है, आजसू के ही इशारे पर ये काम करते रहे हैं, लेकिन सुदेश महतो जब भाषण दे रहे थे वो सीधे यही बोले कि कुछ लोग हैं जो सरकार के इशारे पर काम कर रहे हैं और नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसे लोगों पर नज़र रखने की ज़रूरत है। उन्होंने यह भी कहा कि कुछ लोग
टायर जलाकर आजकल क्रांतिकारी बनने की कोशिश कर रहे हैं, क्रांतिकारी बनकर फिर रहे हैं। तो ऐसे लोगों को पहचानने की ज़रूरत है। वो अपने कार्यकर्ताओं में एक जोश भरने की कोशिश कर रहे थे और बता रहे थे कि किस तरह से अब जो है आगे काम करना है, और जो सरकार को जो जिम्मा मिला था वो नहीं कर पाई। तो ये सब कुछ तो देखने को मिला कल। मतलब माहौल जो है पूरा गर्म था, और सब के जुबान पे यही चर्चा था कि दोनों महतो नेता हजारीबाग में हैं, इसके क्या मायने हैं और क्या मतलब है। क्या जानबूझकर दोनों ने एक ही दिन तय किया था कि यहाँ पर कार्यक्रम करना है हजारीबाग में। मैंने पता करने की कोशिश की कि आखिर जो तिथि निर्धारित हुई थी वो पहले किसकी हुई थी। तो जो जयराम महतो की जो समिति है, उन लोगों ने कहा कि हम लोगों ने ही की थी, आशु का तो पता नहीं था। हालांकि आशु से पता नहीं चल पाया कि कौन पहले डेट की घोषणा की थी। लेकिन जो भी हो, एक दिन होने से हजारीबाग तो गर्म रहा, और सबकी निगाहें इस बात पर टिकी थी कि कहाँ भीड़ कितनी जुटती है। क्योंकि ये जो झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष, वही हम बोल रहे हैं, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति, वो तो एक संकल्प महासभा था, सभा उसका नाम ही दिया गया था। और सुदेश जी का जो आजसू का था, ये एक कार्यकर्ता सम्मेलन था, बंद कमरे में अपने नेताओं से जो है बातचीत करके कैसे आगे की रणनीति बनाई जाए, उस पर था। लेकिन फिर भी देखिए, भीड़ से ही लोकतंत्र में सब कुछ तय होता है, निर्धारित होता है। तो इसलिए निगाह तो सबकी भीड़ पर जरूर थी। आजसू के कई नेता आजसू के कार्यक्रम से निकलकर जयराम महतो के कार्यक्रम में पहुंचकर भीड़ देखने गए थे कि आखिर भीड़ कितनी है। नहीं, ये बात ठीक है कि पब्लिक किस तरीके से कौन से कार्यक्रम को देखती है, लेकिन बतौर पत्रकार जब आप गए थे और हम लोगों के पास जो जानकारी है, तो भीड़ का कंपैरिजन नहीं किया जा सकता है। खास करके जो संडे को जो कार्यक्रम हुआ है हजारीबाग में, सुदेश महतो का कार्यक्रम लोकसभा स्तरीय कार्यक्रम था, सम्मेलन था कार्यकर्ताओं का, खास उन इलाकों का। और हजारीबाग में जयराम महतो की जो पार्टी है, बनी है नई पार्टी, उसकी एक सभा थी जिसमें हजारों की संख्या में लोग जुटे, तकरीबन 15 से 20 हज़ार की संख्या में लोग जुटे हैं। एक इंटरेस्टिंग चीज़, अगर भीड़ का चूँकि जिक्र कर दिया है सनी ने, तो जो लोग यह सोच रहे होंगे, आमतौर पे वो पत्रकार भी सोचते हैं जो जयराम की सभा को अब तक कवर नहीं कर पाए हैं, कि ये भीड़ कैसे पहुंच रहा है, इसके पीछे का क्या स्ट्रेटजी है, कैसे ये लोग काम करते हैं जयराम और जयराम की पार्टी। तो उनको इसको इस तरीके से समझना चाहिए कि जयराम महतो की जो पार्टी है, वो तकरीबन इन लोगों के द्वारा 200 से 250 व्हाट्सएप ग्रुप बनाया गया है, और उसमें जो सैकड़ों लोग जुड़े हुए हैं, व्हाट्सएप के जरिए ये लोग अपना संदेश भेजते हैं। एक खबर आप फॉलोअप पे आप देख भी रहे होंगे कि जयराम की सभा में जो भीड़ पहुंच रही है, खुद से जो है पैसा कलेक्शन करती है, आपस में वो भीड़ 10-10 रुपये, 20-20 रुपये, और वो लोग चंदा इकट्ठा करके जो है, जो ऑटो फेयर या फिर बस फेयर जो भी किराया दे करके जो है, वो लोग वहाँ पे पहुँचते हैं। तो एक सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा वजह और एक हथियार बन रहा है जयराम महतो की पार्टी के लिए, जो कि लोगों तक उनके कार्यक्रमों की जानकारी, उनकी सोच के बारे में, उनके वो अलग अलग मुद्दों पे क्या राय रख रहे हैं, इन सब तमाम चीज़ें जो है वो व्हाट्सएप और सोशल मीडिया के जरिए आम लोगों तक पहुंच रही है। और ख़ास करके इस भीड़ की संख्या अगर हम लोग देखें, ये जो 15-20 हज़ार पिछले दफ़ा जो धनबाद में जो पहला अधिवेशन हुआ सनी, वो बलियापुर में वो 18 जून को कार्यक्रम हुआ था, उस समय भी 15 से 20 हज़ार की संख्या में भीड़ थी। और ये दूसरा कार्यक्रम है हजारीबाग में धनबाद के बाद, अगर पार्टी बनने के बाद की बात करें तो इसमें भी 15 से 20 हज़ार की संख्या में लोग जुट रहे हैं। लेकिन अगर उस भीड़ को अगर आप रीड करेंगे तो उसमें जो आप पाएंगे कि तकरीबन 70 से 75% जो है वो यूथ पहुंच रहा है। वहाँ पे युवाओं की जो भागीदारी है जयराम महतो की भीड़ में, वो सबसे ज़्यादा है। और बाकी के जो 25% है उसमें महिला, बुजुर्ग, बच्चे, ये सारे लोग जो है वो जा रहे हैं। लेकिन इसमें भी अगर आप युवा, बुजुर्ग और महिलाएं और इन सब चीज़ों को हटा करके अगर आप जातिगत भीड़ की अगर बात करें तो इसमें भी ये तय माना जा रहा है और ये चीज़ें दिख रही है कि तकरीबन 70% भीड़ जो है जयराम महतो की, उसमें कुड़मी जाति के लोग शामिल हो रहे हैं। जयराम महतो के साथ जो जुड़े हुए लोग हैं वो लोग भी यह एक्सेप्ट कर रहे हैं कि कुड़मी जाति जो तकरीबन 26% आबादी है झारखंड में, उन लोगों के बीच में यह एक जयराम महतो जो है उम्मीद की तरह दिख रहे हैं। और यही वजह है कि खास करके युवाओं का जो एक बड़ा वर्ग है कुड़मी समुदाय का, वो लोग जयराम महतो की सभा में जा रहे हैं।
और बाकी जो 30% आप भीड़ देखते हैं वो इन 70% भीड़ को देखते हुए, अमूमन आप देखते होंगे कि एक जगह अगर 20-50 लोग इकट्ठा हो जाता है तो बाकी वो लोग भी आमतौर पे जो उस रास्ते से गुजरने वाले लोग भी ठहर जाते हैं और उस भीड़ का हिस्सा बन जाते हैं। तो फिलहाल एक तो चीज़ है कि जयराम महतो की सभा में भीड़ जुट रही है, लेकिन जयराम महतो अब आंदोलनकारी नहीं है, जयराम महतो अब नेता बन गए हैं, उनकी एक पार्टी है और उस पार्टी की सभा में भीड़ जुट रही है। तो चर्चा ये भी हो रही है कि वो पार्टी एक जिसका नाम आप सुनते होंगे, जिसका नेतृत्व बाबूलाल मरांडी कर रहे थे, झारखंड विकास मोर्चा, क्या जेबीएम का विकल्प ये जेबीकेएसएस ले सकता है, जो कि जयराम महतो ने गठन किया है, क्योंकि बाबूलाल मरांडी भी तीसरे मोर्चे के तौर पे जो है काम करते रहे और अब चूंकि वो भाजपा में वो अपनी पार्टी विलय कर दी और अब भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष हैं। लेकिन 26% आबादी वाले एक युवा जो है, जिसमें उस आबादी को अपना नेता दिख रहा है, क्या पांडे जी आप मान के चल रहे हैं कि ये तीसरा मोर्चा का विकल्प दे सकता है, या फिर आने वाले चुनाव में जिस तरीके से जयराम महतो और उनकी पार्टी चुनाव लड़ने की इच्छा जता रहे हैं और दावा कर रहे हैं, उनके समर्थक तो यहाँ तक बोलते हैं कि वो मुख्यमंत्री बनने वाले हैं 24 में, तो ये सब सिर्फ नारों में रह जाएगा? ये जो भीड़ इकट्ठा हो रहा है वो भीड़ तक ही सीमित रह जाएगा, या फिर भीड़ वोट में तब्दील होगा और कुछ नया होने जा रहा है 24 में? ये तो भविष्य तय करेगा, लेकिन आमतौर पे जो राजनीतिक अनुभव मेरा है उस अनुभव के आधार पे आप कह सकते हैं कि इनकी ये पार्टी तीसरे विकल्प के तौर पे तैयार नहीं हो पाएगी 24 तक। कारण इनका खास पॉकेट में प्रचार प्रसार करना, वहाँ के यूथ को एसोसिएट करना, वहीं घूमना ज़्यादा, ये कारण है। बाबूलाल मरांडी की भी जब आप आखिरी सभा याद होगा आपको, चुनाव से पहले उन्होंने प्रभात तारा मैदान में की थी, तो 50 से 60 हज़ार से भी अधिक भीड़ था। नतीजा 3 विधायक निकले, उससे अधिक नहीं। जबकि बाबूलाल मरांडी राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री भी रहे जी। और दूसरी बात, बाबूलाल मरांडी की जेबीएम पार्टी जो है ऑलमोस्ट हर विधानसभा में आपको थोड़ा ना बहुत उनका अपना एक मतलब टीम तो रहा। अब रहा भीड़। जैसे आपने आकलन किया कि 10 रुपये 20 रुपये करके वो लोग आ रहे हैं, तो ये मतलब कोई भी आदमी मानने को तैयार नहीं होगा, और मेरे जैसा तो इंसान कभी ही नहीं। क्योंकि अगर 10 रुपये भाड़ा है तो 5 किलोमीटर की दूरी, तो क्या 5 किलोमीटर की दूरी से या 10 किलोमीटर की ही दूरी से 25,000 भीड़ आ जाएगी? ये संभव नहीं है। आप टेम्पो का भाड़ा भी जोड़िएगा तो अमूमन 1 किलोमीटर पे 2 रुपया, अगर मान लीजिए वहाँ 1 किलोमीटर का 1 रुपया ही लेते हैं। तो आप तौर पे वो जो जिन लोगों से बातचीत हुई सनी सरद जब वहाँ रिपोर्टिंग कर रहे थे, उसमें उन लोगों ने कहा, वो इस हिसाब से समझा है कि 10-10 रुपया चंदा किए हैं उसके बाद आए हैं। इसका मतलब ये नहीं कि जो 10 रुपया चंदा दिया वो गया ही। 10 रुपया चंदा करके पैसा देने वाले लोग आ भी तो नहीं सकते ना, वो आए होंगे, कुछ लोग गए आए, मतलब वो चंदा संग्रह किया, वो तो किसी कोई भी दल करता है। दूसरी बात, अगर झारखंड में आप देखें तो लगभग 1 दर्जन विधानसभा ऐसे हैं जहाँ पे कुर्मी वोटर निर्णायक भूमिका में हैं। वो किसी को जिता सकते हैं, किसी को हरा सकते हैं। कौन कौन वो विधानसभा का क्षेत्र है सबसे पहले दर्शकों को तो वो अगर डाटा है? पंच परगना का क्षेत्र है। अगर डाटा है तो आप एक नाम जैसे सिल्ली, वहाँ से बढ़िए रामगढ़, गोमिया, मांडू, ईचागढ़, डुमरी, सरायकेला, मनोहरपुर, टुंडी, बेरमो में थोड़ा बहुत, फिर तमाड़ और ये इलाके। टोटल कितने सीट हैं? लगभग 12 के आसपास, 11 से 12 सीट। अभी जो वर्तमान नहीं, ये मतलब इन क्षेत्रों में प्रभावित क्षेत्र है, यहाँ पे कुर्मी निर्णायक भूमिका में हैं। अब दूसरी बात है कि अभी कितने विधायक हैं, तो टोटल 7 विधायक है। अगर एक माइनस कर दे अभी जगन्नाथ दा का, तो 6 विधायक अभी हैं कुर्मी समाज से आते हैं। तो 81 में 6 या 81 में 12, वो मुख्यमंत्री का दावेदार वो नहीं हो सकते जब तक अगर वो पॉलिटिक्स उस तरीके की नहीं करे। जैसे आप सामान्य तौर पे आंसू का भी वही परिपक्व रहा कि भाई डिप्टी सीएम या गृह मंत्री तक। हम लोग मुख्यमंत्री पे बातचीत नहीं कर रहे हैं, तो उनका कोई समर्थक है जो उत्साही है, कोई भी अपना उत्साह में बोल देता है, सब बातें। हम लोग ये बातचीत कर रहे हैं कि क्या कोई विकल्प बन सकता है क्या जयराम की पार्टी? ये नहीं होगा,
ये इसलिए 24 में नहीं दिख रहा है। 24 में नहीं दिख रहा है, आगे परिस्थितियां बदलेंगी तो कुछ हो सकता है। अभी फिलहाल जनता दो ही विकल्प देख रही है, बीजेपी और जेएमएम। और जब भी आमने सामने की टक्कर होती है, यकीन मानिए तीसरा मोर्चा बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। और वो इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि संगठन तक लोग वहां तक पहुंचे। तो फिर इस भीड़ को कैसे देखा जाए? बच जाएंगे। ये भीड़ कौन है और ये किधर जाएगा चुनाव के समय में? हम आपको बहुत पसंद करते हैं, लेकिन चुनाव में हम आपको वोट नहीं देंगे, लेकिन क्योंकि हमको किसी को ये लड़ाई तो वोट के लिए और चुनाव के लिए ही हो रही है ना बाबा। पसंद करना, शाहरुख खान को देखना वो अलग बात है, और फिर किसी नेता को वोट देना, दोनों में तो अंतर है ना। यहाँ तो दोनों एक है। नहीं, तो वही पे हम लोग चर्चा भी कर तौर रहे पे बता रहे थे कि बाबूलाल की सभा भी लास्ट आप प्रभात तारा में देखिए भीड़ कितनी थी, 3 विधायक आए, और वो भी तीनों अपने दम पर, बंधु तिर्की, प्रदीप यादव और खुद बाबूलाल मरांडी। अच्छा ठीक है, दूसरा जो सवाल है मेरा पांडे जी आपसे, वो ये है कि ये जो कुर्मी जाति से सुदेश महतो भी आते हैं, और उनका जो वोट बैंक का जो आधार है, ये ठीक बात है कि जब लोग सत्ता में आ जाते हैं, पावर में आ जाते हैं, एमएलए बन जाते हैं, एमपी बन जाते हैं, तो वो सभी जातियों को, सभी धर्मों को लेकर के चलने की कोशिश करते हैं, और लोकतंत्र का ये खूबसूरती भी है और होना भी चाहिए। लेकिन एक फैक्ट ये भी है कि ये जो जाति बहुल जो पॉलिटिक्स है हमारे समाज में, देश में, सुदेश महतो जिस जाति से आते हैं, उसी जाति, कुर्मी जाति से जो है जयराम महतो भी आते हैं। कुर्मी जाति का जो एक हमेशा आकर्षण रहा है आजसू के प्रति, सुदेश महतो के प्रति, अगर वो बंट रहा है, जयराम के तरफ जा रहा है, तो क्या ये चिंता की बात नहीं है सुदेश महतो के लिए और पूरे एनडीए के लिए? नहीं, पहले भी बटा है। पहले तो महतो और मांझी की पार्टी ही कहा जाता था जेएमएम को। मांझी मतलब ट्राइबल, और महतो जो आप कुर्मी बता रहे हैं उनका पहले, बाद में फिर सुदेश महतो ने अपनी एक जगह बनाई। हाँ, अब फिर वही सवाल है ना कि जो मौजूदा परिस्थिति है, पहले क्या बोला जाता था जेएमएम में, वो मैं सवाल नहीं कर रहा हूँ। मेरा सवाल सीधा है कि कुर्मी जाति के वोटरों का आकर्षण जो आजसू के प्रति था, सुदेश महतो के प्रति था, वो अब अगर जयराम के तरफ बंट रहा है, तो ये सुदेश महतो और एनडीए के लिए कितनी चिंता की बात है? हाँ बिल्कुल। अगर एक विधानसभा में अगर एक वोट भी घिस सकता है एनडीए का, तो उनके लिए चिंता का विषय है। चाहे वो अगर 10 ही विधानसभा हो, 5 ही विधानसभा हो, लेकिन ये तो एक वोट भी किसी का घिसकेगा तो उसके लिए प्रश्न का बात है। लेकिन आप बताइए कि जब उम्मीदवार उतरेंगे उसी समाज से, तब पब्लिक को डिसाइड करना होता है कि वोट किसको करेंगे, ठीक है। तो वहाँ पे जब वोट पड़ने लगता है, तब उस समय ओनली लाइक्स नो कमेंट्स हो जाता है। कई बार ऐसा देखने को मिला है, जिनकी सभाओं में अथाह भीड़ होती है चुनावी मैदान में, लेकिन उनको वोट उतना नहीं पड़ता। ऐसा नहीं है कि लोग उन्हें पसंद नहीं करते। पड़ोसी राज्य बिहार की बात कर लें तो कन्हैया के सभा में कितनी भीड़ जुटती थी उनके भाषण सुनने के लिए। अगर सोशल मीडिया पर उनका भाषण आ रहा से पत्रकार आए थे उनको कवर करने के लिए। हार्दिक पटेल हैं, जिग्नेश हैं, लेकिन सभी ने जाकर के जो है कुछ दिन बाद दूसरे पार्टियों का शरण ले लिया। नहीं, वो तो मैंने बताया कि उसकी वजह है इंफ्रास्ट्रक्चर और बूथ लेवल तक कमेटी का निर्माण करना। इनके लिए यूथ पावर है, सुदेश जी के पास भी यूथ और महिला 2 पावर, ये दोनों पार्टियों में। अब कौन किसका वोट काट पाएगा, कितने सीट मिल पाएंगे, वो देखना होगा। और वहाँ पे क्या फैक्टर करता है, क्या इनको 81 विधानसभा में अपने उम्मीदवार मिलेंगे तो किसको मिलेंगे? क्या जयराम की पार्टी जो होगी भविष्य में, जो उम्मीदवार का टिकट कट जाएगा बाकी एनडीए और यूपीए से, तो उनको भी ये अपनी यहाँ जगह दे देंगे, या फिर अपने जो कार्यकर्ता यहाँ इनके साथ जो अभी खड़े हैं उन्हीं को लड़ाएंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। तो ये सब परिस्थितियां तय करेंगी। अच्छा सनी, इससे पहले कि हम लोग फिर से एक चर्चा करेंगे जयराम महतो किस तरीके से उनकी सभा में भीड़ जुटती है और क्या क्या समीकरण बनते हैं उस भीड़ के पीछे, एक सवाल यह है कि 19 जुलाई को, मतलब कि 2 दिन के बाद जो है, एक सभा होना है डुमरी में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का और जयराम महतो का। उसको लेकर के क्या कुछ चल रहा है सोशल मीडिया पे और डुमरी के उस इलाके में, चूँकि आप उस पर नज़र बनाए हुए हैं?
बिल्कुल, देखिए ये जो कार्यक्रम तय हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले इसकी जानकारी दी गई। ये डुमरी इकाई की तरफ से कार्यक्रम तय किया गया है, झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति की तरफ से, और नाम रखा गया है खतियानी महाजुटान। और ये जो कार्यक्रम है ये कस्मा कुराहा मैदान डुमरी, ये गिरिडीह रोड केबी रोड के बगल में ये है। और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का भी कार्यक्रम डुमरी में ही है, और शायद 2 कार्यक्रम मुख्यमंत्री का वहाँ पर निर्धारित हुआ है। इससे पहले भी डुमरी पर में कार्यक्रम मुख्यमंत्री कर चुके हैं। और डुमरी उतरते ही आपको भी याद है कि 1932 खतियान जो है मुख्यमंत्री को याद आया था। और ये जो मुख्यमंत्री फिर जा रहे हैं और फिर वो बात बोलेंगे इसका कि जयराम जगन्नाथ जी के शहादत को जो है भुलाया नहीं जाएगा, और 1932 को अभी तक पार्टी याद रखी है। और मुझे लगता है कि यही वजह है कि खतियानी महाजुटान ये जयराम महतो की समिति की तरफ से अपने कार्यक्रम का नाम रखा गया है। तो बहुत नज़ारा जो है अच्छा होगा। अब देखिए कि ये संयोग कहिए या जो भी कहिए, हजारीबाग में जिस दिन जयराम महतो की समिति का कार्यक्रम होता है उसी दिन सुदेश महतो का कार्यक्रम हो जाता है। अभी डुमरी में फिर जयराम महतो के कार्यक्रम है और उसी दिन मुख्यमंत्री का कार्यक्रम है। तो देखिए आमना सामना तो हो रहा है। अब इसे एक रणनीति के तहत ये समिति कर रही है या फिर अपने आप हो जा रहा है, ये भी सोचना पड़ेगा कि आखिर इसका क्या फ़ायदा होगा, नुकसान होगा। एक तो फ़ायदा ये होगा कि मुख्यमंत्री जब उस इलाके में होंगे तो सभी मीडिया की नज़र होगी कि मुख्यमंत्री क्या बोलते हैं। जब ये नज़र होगी मुख्यमंत्री पर तो उससे बगल में नज़र हटेगी तो जयराम महतो पर सबकी नज़र पड़ेगी कि वो क्या बोलते हैं। और दोनों के बोलने का समय ज़्यादातर एक ही समय होता है। जैसे कि मैंने देखा कि जब सुदेश महतो के मैं कार्यक्रम में था तब भी जयराम महतो अचानक से बोलना शुरू कर दिए, क्योंकि जयराम महतो से पहले 4-5 वक्ताओं को बोलना था, लेकिन जयराम महतो अचानक से बोलने के लिए आ गए ठीक उसी समय जब सुदेश महतो बोलना शुरू किए। ये हालांकि वो देख के नहीं आए कि सुदेश महतो बोलना शुरू किए हैं, एक संयोग भी संयोग नहीं, वो चूँकि बारिश होने लगी थी तो सबको लगा कि बारिश हो जाए, कहीं भीड़ चली जाए, आदमी एक वजह। हाँ, तो इस वजह से वो बोलना शुरू किए थे। तो अब चूँकि ध्यान सबका फोकस डुमरी पर है कि चूँकि जो पार्टी लगातार बोल रही है सरकार के खिलाफ, वर्तमान सरकार के खिलाफ, जब उस सरकार की तरफ से एक उम्मीदवार जो है चुनावी मैदान में होगा तब जयराम महतो का निर्णय या फिर उनकी समिति का निर्णय क्या होता है यही देखने वाला होगा, और ये एक रुख भी तय करेगा। तो बिल्कुल एक रुख तो तय करेगा, लेकिन जो मेरी जानकारी है वो खुले तौर पे जेबी केसेस जो जयराम महतो की पार्टी है वो किसी भी प्रत्याशी का समर्थन तो नहीं करने जा रहा है। लेकिन एक सूचना जो मिली है, और जहां तक ये जो सूचना की बात है तो वो कन्फर्म ही है कि जगन्नाथ महतो की जो पत्नी हैं, जो मंत्री हैं अभी हेमंत सोरेन की कैबिनेट में, बेबी देवी, उन्हीं को जयराम के जो समर्थक हैं वो समर्थन करेंगे। लेकिन करे या ना करे, समर्थन का अनाउंसमेंट नहीं, उम्मीदवार तो नहीं देने जा रहे हैं ये लोग। कई दफ़े मीडिया में सार्वजनिक तौर पे इन्होंने कबूला भी है कि अपना कैंडिडेट नहीं देंगे, लेकिन समर्थन का घोषणा नहीं होगा। लेकिन जगन्नाथ महतो के प्रति जो सिंपैथी है उसके विरोध में जाने को लेकर के जो है ये लोग नहीं चाहते हैं कि कोई एक ऐसा मैसेज खास करके कुर्मी समुदाय के भीतर जाए, महतो समुदाय के भीतर जाए कि जगन्नाथ महतो के खिलाफ जाकर के जो है ये लोग काम कर रहे हैं। ये लोग तो जो जानकारी है सनी वो यही है कि जगन्नाथ महतो की पत्नी जो कैंडिडेट होंगी उनका ही एक तरीके से जो है अघोषित समर्थन रहेगा जयराम महतो के समर्थकों का। जगन्नाथ महतो के निधन के बाद ये लोग खुल के बोल भी रहे थे कि जगन्नाथ महतो ही एक ऐसे व्यक्ति थे जो स्थानीय नीति और 1932 के खतियान पर खुलकर बोल रहे थे, जो झारखंड मुक्ति मोर्चा में एक वही नेता थे। अब चूंकि वो है नहीं और अब चुनाव हो रहा है तो हो सकता है कि इसी वजह से पार्टी ऐसा निर्णय लेने जा रही होगी समिति। अच्छा, एक जो पोस्टर का जो चर्चा हो रहा है कि डुमरी में बोला जा रहा है कि भाई महामुकाबला होगा, मतलब एक तरीके से जयराम के जो समर्थक हैं वो मुख्यमंत्री के सभा से जो है वो मतलब एक तरीके से प्रतिस्पर्धा के भावना से देख रहे हैं कि एक तरफ मुख्यमंत्री रहेंगे और हम लोग रहेंगे, देख लेंगे किसके सभा में कितनी भीड़ होगी। हाँ, ये तो डुमरी में अभी देखना होगा। और चूँकि भीड़ तो जुटती ही है जयराम महतो की सभा में, और जैसा कि आपने बताया भी कि व्हाट्सएप ग्रुप और अलग अलग पॉकेट्स में स्टूडेंट के लिए लाइब्रेरी में जाते हैं, हॉस्टल में जाते हैं, वहाँ संपर्क करते हैं और फिर वो लोग किस तरह से आते हैं। और ऐसा नहीं है कि उन्हें बुलाने के लिए कोई गाड़ी भेजना पड़ता है, अपने आप। जैसे मैं रांची से सुबह निकला तो पूरे रास्ते में मुझे धनबाद
बोकारो की गाड़ियाँ दिखी जो हजारीबाग की तरफ बढ़ रही थी और जिस पर जो है जयराम महतो के जो समर्थक हैं वो बैठकर जा रहे थे, जो कहीं रुक रहे थे, कहीं जा रहे थे। तो पूरा रास्ता ये देखने को मिला। तो अब चूँकि डुमरी का रुख हुआ है और डुमरी में अब वहाँ ये तो दिलचस्प रहेगा ही देखना, क्योंकि भीड़ से ही सब कुछ जब आंका जाएगा तो जोर तो ये लोग लगाएंगे पूरा। दर्शकों को ये बताना बहुत जरूरी है कि ये जो भीड़ इकट्ठा हो रही है जयराम की पार्टी में, उनकी सभाओं में, उसके पीछे बहुत शानदार तरीके से जो है ये लोग काम कर रहे हैं। एक तो जो मैसेज स्प्रेड किया जाता है व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए कि भाई यहाँ पे कार्यक्रम होना है, इसको ऐसे मान करके चलिए कि हजारीबाग में जो कार्यक्रम होना था वो व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए मैसेज तो स्प्रेड हुआ ही, साथ ही साथ जो लोकल कमेटी है वो अपने स्तर पे काम करती है। दूसरी जो सबसे बड़ी बात है, जो दूसरी पार्टियों से अलग बना रही है जयराम की पार्टी को, और जो युवा आकर्षित हो रहे हैं, वो एक वजह ये भी है कि वहाँ पे जो लोकल कमेटी से जो स्थानीय लोग जो आते हैं उनको बाकायदा बोलने का मौका दिया जाता है। मतलब कि आप जयराम महतो की पार्टी में किस भूमिका में हैं नहीं हैं उससे मतलब नहीं है। अगर लोकल कमेटी ने अप्रूव कर दिया कि ये लड़का जो है अच्छा है बोलने में, तो उसको मंच दिया जा रहा है जयराम की सभाओं में। तो इसके वजह से भी जो है यूथ जो है ज़्यादा जुड़ रहा है। बिल्कुल मौका दिया जा रहा है। और जो आप बोल रहे हैं कि ज़्यादातर महतो समर्थक या फिर महतो नेता जुट रहे हैं, लेकिन ये धनबाद के बलियापुर में जब महाअधिवेशन हुआ था उसके बाद इस मिथक को पूरी तोड़ने की कोशिश की गई। आप बलियापुर में भी देखिएगा तो सभी समुदाय के जो मुखर वक्ता हैं उन्हें मंच पर बुलाया गया था, बोलने का मौका दिया गया। कल भी आप यहाँ पर देखिए हजारीबाग में जो कार्यक्रम हुआ, संजय मेहता थे, मनोज यादव थे और कई लोग थे जिसका मैं नाम नहीं जानता हूँ, वो लोग भी अलग अलग समुदाय से थे। तो एक कोशिश तो अब की जा रही है कि हर तबके से जो रिप्रेजेंटेटिव है उन्हें बुलाया जाए और मंच पर बैठने का मौका दिया जाए। अभी देखिए जो जयराम महतो के साथ पहले रहते थे, एक रिजवान क्रांतिकारी नाम है, वो अलग से खतियानी मुस्लिम मंच बना लिए, उन्हें भी कल आने के लिए न्योता दिया गया था। वो भी जाने वाले थे, पता नहीं क्यों नहीं गए, बातचीत नहीं हो पाई हमारी। तो अब कोशिश की जा रही है कि सबको जोड़ा जाए और जो एक मिथक और भ्रम या फिर कहिए कि सच्चाई जो भी है, चूँकि जयराम महतो से जब मैं इंटरव्यू कर रहा था तो उनसे पूछा भी और उन्होंने खुद से भी अपने भाषण में कई बार बोला कि कई लोग बोल रहे हैं कि एक ही समुदाय का है, एक ही समुदाय का है। ऐसा नहीं है। हम लोग का जो मुद्दा है वो उस पर फोकस होना चाहिए। और दूसरी है कि आप खुद बोल रहे हैं कि इतना % इनकी आबादी है, तो भीड़ तो इनकी ज़्यादा कहीं भी होगी ना, जहाँ पर सभा होगी तो ये लोग तो जाएंगे ही सबसे ज़्यादा। मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूँ। उन भीड़ में जो लोग रह रहे हैं, जो नेतृत्व कर रहे हैं, जो शामिल हो रहे हैं, उनसे ही अगर आप बातचीत करेंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ कि अगर 100 लोग जुड़ रहे हैं तो 70 से 75 लोग जो है कुर्मी समुदाय के हैं, कुर्मी जाति से आते हैं। बाकी के जो 25-30 लोग हैं, जैसे आप बोले मनोज यादव थे, कोयरी समाज से संजय मेहता थे, या फिर मुस्लिम समाज से कोई रिजवान क्रांतिकारी जो लिखते हैं, अभी हालांकि वो किन्हीं वजहों से वो जयराम से अलग हो गए थे बीच में, पता नहीं क्या रिश्ता कैसे है अभी। तो मैं टोटली ये हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि कौन से लोग शामिल हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, वहाँ जो दिख रहा है चीज़ उस पर हमारी बातचीत है। खैर पांडे जी से एक सवाल अब ले रहे हैं कि पांडे जी, जो शुरुआत में जो आपसे हम लोग समझने की कोशिश किए कि सुदेश महतो कितना टेंशन में होंगे कि नहीं होंगे, क्योंकि एक आरोप ये भी लगते रहा है कि शुरुआत में जयराम महतो की पार्टी तो खैर अब बनी है, इनके आंदोलनों को जो है बीजेपी के द्वारा और आजसू के द्वारा जो है एक तरीके से मदद करता मिला है इन लोगों को शुरू में। हाँ, शुरुआत के दिनों में ऐसा आरोप लगते रहा। अभी कौन मदद कर रहा है, इसका कोई आरोप नहीं, ये तो मैं आपसे पूछ रहा हूँ ना। चर्चाएं ऐसे बाजार में चलती रहती हैं। ये आप समझ लीजिए दोनों में से कोई नेता अपने आप को महतो का नेता नहीं बोल रहा है, झारखंड का नेता बोल रहा है। तो ये बात ही व्यर्थ हो जाती है कि कौन महतो का नेता बनेगा। ये लोग अपने आप को डिक्लेयर नहीं कर रहे कि महतो का नेता, सब बोल रहा है हम राज्य स्तरीय नेता। दूसरी बात, ये तो बोलता सब है ना। बाबूलाल बोलते हैं क्या कि वो आदिवासी का नेता है? वो तो बोलते हैं ना कि पूरे राज्य का नेता है हम। हाँ, लेकिन बीजेपी ने उनको क्यों बनाया प्रदेश अध्यक्ष? बस इसलिए कि ट्राइबल को साथ में लेके आए, आदिवासी नेता हैं। बिल्कुल, तो वही बात बोला जा रहा है ना, जिस समुदाय से आप हैं उसका नेतृत्व तो पहले आप करेंगे ना। नहीं, ये मिथक है।
अगर ऐसा होता तो आम आदमी पार्टी कभी नहीं दिल्ली में जीत पाती 67 सीट। आम आदमी दिल्ली का पूरा जो सिनेरियो है ना, वहाँ का दिल्ली में कोई दिल्ली का नहीं है। दिल्ली में हर लोग जो है, ये कोई बिहार का है, कोई झारखंड का है, कोई बंगाल का है, ज़्यादातर लोग दिल्ली में बाहर के लोग हैं। तो दिल्ली का मिरेकल यहाँ भी हो सकता है, ये ऐसा नहीं है कि नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता। ऐसे भी होने के लिए तो बाबा बोला जाता है कि राजनीतिक संभावनाओं का विषय है, तो हाँ। कुछ भी हो सकता है। तो सवाल यह है कि क्या वाकई में जो जयराम का जो आंदोलन जो शुरू हुआ, उसके बाद पार्टी के रूप में अब ये लोग सामने आ गए हैं, तो क्या बीजेपी और आजसू के द्वारा जो आरोप, लोगों के द्वारा जो आरोप लगते रहा है कि इन लोगों के द्वारा फंडिंग शुरू में किया गया जेएमएम को नुकसान पहुंचाने के लिए, क्या ये सही है? क्या चल रहा है, कोई जानकारी? इसकी जानकारी तो मुझे नहीं है, लेकिन ये जो आप सवाल उठा रहे थे कि मान लीजिए ये लोग बेबी महतो को सपोर्ट करेंगे इस चुनाव में, नहीं, मेरे पास खबर है। हाँ, खबर है। ये कोई भी फैसला इनकी पार्टी के लिए उतना ही पॉजिटिव और निगेटिव दोनों हो सकता है, क्योंकि ये इनका प्रचार पूरी तरीके से वाकई में सरकार के खिलाफ चल रहा है। अगर सरकार के खिलाफ ये मुखर नहीं रहे तो हो सकता है कई समर्थक नाराज हो जाएंगे। कई समर्थक इसलिए खुश हो जाएंगे कि नहीं भाई, जगन्नाथ महतो को श्रद्धांजलि हम लोगों ने दिया। चलिए, आपने एक सवाल का स्पेस बना दिया। वो ये है कि देखिए, जो खबरें हैं उसके मुताबिक ये लोग घोषणा तो नहीं करने जा रहे हैं, और ना समर्थन का घोषणा करने जा रहे हैं, ना अपने प्रत्याशी का घोषणा करने जा रहे हैं। मतलब कि चुनाव लड़ेंगे नहीं, लेकिन वहाँ कैंपेन कर रहे हैं, वहाँ पे इनके लोग हैं। तो वो लोग किधर जाएंगे? आप जैसे बोल रहे हैं कि भाई अगर ये कोई डिसीजन नहीं लेते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट के पक्ष में या विपक्ष में, जिस तरीके से इनका आंदोलन खड़ा हुआ है, वो तो पार्टी भी बनी है गवर्नमेंट के विपक्ष में ही आंदोलन के बाद। तो अब अगर ये डिसीजन नहीं लेते हैं जयराम महतो और साइलेंट हो जाते हैं, चुप रहते हैं, लेकिन चुप रहने के बावजूद एक कार्यक्रम कर रहे हैं, 19 तारीख को कार्यक्रम है डुमरी में, तो इसका नुकसान होगा कि नहीं होगा? नहीं, उन्होंने उपचुनाव का नहीं, लेकिन लोकसभा और विधानसभा में अपने उम्मीदवार उतारने की घोषणा कर रखी है कि हमारे। लेकिन डुमरी में जयराम महतो का समर्थक है ना? हाँ, तो वो समर्थक कहाँ जाएगा? वो तो समर्थक तय करेगा, वो तो समर्थक तय करेगा। अगर आप अपने समर्थकों को नहीं बता रहे हैं हम इस रास्ते जाएंगे, तो वो समर्थक वहाँ चौक पे खड़ा है, वो कोई बाएं जाएगा, कोई दाएं जाएगा, कोई सीधा चला जाएगा, वो नुकसान हो सकता है। लीडरशिप को लीडरशिप क्वालिटी दिखानी होती है। अगर समर्थक को तय करना होगा, बीच सड़क पे नहीं रह सकते। नहीं, वेगा बॉन्ड रहेंगे तो वेगा बॉन्ड की तरफ वोटर भी जाएंगे, समर्थक भी जाएंगे। नहीं, देखिए संजय, इसकी तुलना जो है आपको रामगढ़ से करना होगा। रामगढ़ में उपचुनाव था, ममता देवी उम्मीदवार थी, जयराम महतो तभी पार्टी नहीं बनाए थे। जयराम महतो एक लाइव वीडियो में चूँकि क्वेश्चन का जवाब दे रहे थे, जो लोग भी कमेंट में कर रहे थे, तो उन्होंने कहा कि ममता देवी जो है वो खतियानी हैं, और उन्होंने सीधे तौर पे कहा कि हम लोगों का जो है उनका समर्थन रहेगा, और उसके बाद वो उम्मीदवार नहीं देते हैं। लेकिन एक चीज़ देखने को मिली कि रामगढ़ में जयराम महतो फिर कोई सभा भी नहीं किए थे, लेकिन डुमरी में अभी चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है, और डुमरी में वो सभा करने जा रहे हैं। अब इसको ऐसे भी समझिए, जयराम महतो से जब कल मेरी बातचीत हुई तो उन्होंने कहा कि 5 या 6 सीट पर वो लोकसभा में चुनाव लड़ेंगे, और उसी की तैयारी हजारीबाग से शुरू हो गई है। और कल इन लोगों की एक बैठक है, और कल की बैठक के बाद ये तय हो जाएगा कि फिर कोडरमा में अगली मीटिंग जो है कब होने वाली है। तो ये जो महासभा बदलाव संकल्प महासभा हजारीबाग में हुआ, फिर कोडरमा में होगा। हालांकि सीट तो उन्होंने नहीं बताया, लेकिन मैं जो बातचीत के दौरान जितना समझ पाया उसके अनुसार हजारीबाग, गिरिडीह, कोडरमा, धनबाद, चतरा और गोड्डा, इतने सीटों पर ये लोकसभा का चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, और उसी हिसाब से ये कार्यक्रम हो रहा है। ये हालांकि चूंकि डुमरी में अभी उपचुनाव की घोषणा हुई नहीं है, ये तो अपना लोकसभा का, चूंकि जैसे कि आजसू अब लोकसभा स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन कर रहा है, तो अब चूंकि ये तो घोषणा कर चुके हैं ना कि भाई हम चुनाव लड़ रहे हैं, तो अपनी बात को मजबूती के साथ जनता के सामने रखने के लिए, जनता से कनेक्ट करने के लिए कार्यक्रम तो करना होगा। तो डुमरी में इनका कार्यक्रम है, इसको इस हिसाब से भी देखना होगा कि क्या
अब चूंकि ये तो आप ही बता रहे हैं कि आपका जो सूत्र है वो बोल रहा है कि ये लोग डुमरी में अपना कैंडिडेट देंगे नहीं, अंदर अंदर हो सकता है कि समर्थन दे दें, जो समर्थन का ऐलान नहीं करेंगे, अपने समर्थकों को छोड़ देंगे भाई अपने विवेक के आधार पे आप मैसेज के साथ कि विवेक जगन्नाथ पर लेंगे। महतो के मृत्यु के बाद जो है, जो एक संवेदना जगी है उन इलाकों में उनके प्रति, उसके विरोध में नहीं जाना है। हाँ, तो यही लोकसभा की तैयारी है। अब चूंकि मुख्यमंत्री भी वहाँ पर, मुख्यमंत्री का कार्यक्रम क्लैश हो रहा है, तो इसलिए दो चीज़ देखना दिलचस्प होगा। एक तो आप पहले ही बोले कि ये देखना होगा कि भीड़ किसकी सभा में ज़्यादा होती है, और जाहिर सी बात है कि जब मुख्यमंत्री जा रहे हैं और कोई भी बड़ा नेता कहीं भी जाता है तो उनकी एक टीम है जो बैक टीम वो काम करती है कि भाई उस इलाके में चुनाव के दौरान और किसकी सभा है और वो क्या बोल रहा है, पिछले 10 दिन में उसके बड़ी बातें क्या बोला है, उसका एक अध्ययन करके उनको एक रिपोर्ट दी जाती है और वो पढ़ कर जाते हैं। तो क्योंकि यहाँ पे पांडे जी से सवाल ले लेते हैं, क्योंकि हाल के दिनों में जब हेमंत सोरेन गए बरहेट में कार्यक्रम करने, और उसी दिन 30 जून को हूल दिवस के दिन लोबिन हेम्ब्रम का भी कार्यक्रम होना था, लेकिन वो कार्यक्रम नहीं हो पाया और लोबिन हेम्ब्रम ने आरोप लगाया कि मौजूदा जो जिला प्रशासन वगैरह है वो लोग तरीके से उन लोगों को कार्यक्रम नहीं करने दिया। तो क्या ये संभव है कि डुमरी में जब 19 तारीख को सीएम जाएंगे और उसी इलाके में आसपास में जयराम महतो का भी कार्यक्रम होना है, तो क्या जो जिला प्रशासन वगैरह है वहाँ का स्थानीय, क्या उनके कार्यक्रम को भी प्रभावित कर सकता है? नहीं, कोई पॉलिटिकल कार्यक्रम में सीएम नहीं जा रहे हैं। सीएम शिलान्यास और उद्घाटन समारोह में जा रहे हैं, ठीक है, वो एकदम डिफरेंट है। वो भाषण देने के समय अगर वो भले पॉलिटिकल कुछ बात, तो हूल दिवस वाला भी तो गवर्नमेंट का ही कार्यक्रम, हाँ, गवर्नमेंट का ही कार्यक्रम था, और वो कार्यक्रम भी लोबिन हेम्ब्रम ने किया। मंच नहीं मिला उनको भी, जयराम की तरह गाड़ी पे चढ़ा दिया गया जिस पे डेस्क था, और बारिश हो रही थी, बारिश में भींगते भींगते उन्होंने कहा। इसमें एक बात मैं बोलना चाहूँगा, जो 30 जून को जो कार्यक्रम था वो भोगनाडीह के जिस मैदान में मुख्यमंत्री का कार्यक्रम था उसी मैदान में लोबिन जी का भी कार्यक्रम होना था। अच्छा। चूंकि इसलिए क्लैश किया और वहाँ पर हो जाने से तो स्थिति बिगड़ सकती थी। अब चूंकि सरकार ही जा रहे हैं तो पूरा जो सरकारी अमला है वो तो यही पहले लगेगा कि सरकार को पहले कैसे स्पेस दिया जाए। तो एक नियम के अनुसार लोबिन हेम्ब्रम को उस वहाँ पर भीड़ जुटाने से या कार्यक्रम करने से रोका गया, और उसके बाद चूंकि बारिश भी हो रही थी वो गाड़ी पर चढ़कर कार्यक्रम किए। यहाँ पर एक ही मैदान में कहीं कार्यक्रम नहीं है, वो अलग अलग है। अब देखिए, अब इसमें ये हो सकता है कि जयराम महतो की सभा में भीड़ नहीं जाए, उसके लिए चूंकि आपने देखा होगा कि विधानसभा का घेराव, बैरिकेटिंग, लेकिन आप बैरिकेटिंग कैसे कीजिएगा? हो सकता है कि जो लोग जा रहे हो बोले कि हम मुख्यमंत्री को सुनने जा रहे हैं। अरे मान लीजिए यहाँ से फिरायल जाना है, बीच में कहीं लोग आते हैं, पैदल भी जाएंगे, तो इसलिए उससे मुझे नहीं लगता है कि रोका जा सकता है, और अगर रोका जाएगा तो इसका गलत ही प्रभाव पड़ेगा। मतलब वो जयराम के पक्ष में ही हो जाएगा। बिल्कुल जाएगा। तो तकरीबन लाइव जो है 40 मिनट की ओर बढ़ता जा रहा है, 37 से 38 मिनट हो गया है। अगर कुछ सवाल है दर्शकों का सनी, तो वो कुछ सवाल ले लीजिए, 4-5 सवाल। गुस्सा भी हो रहे हैं। अगर कोई सवाल है तो आप ये ले लीजिए। इस बात को लेकर नाराजगी, देखिए क्या सवाल है। इसमें कुछ नहीं हो सकता है। हाँ, संगठन स्तर 81। आप लोगों का कुछ सवाल हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि एक एक करके जो है कुछ सवाल ले लिया जाए। इस लाइव के बीच में जो सवाल आपके मन में पैदा हुआ है उसका भी जवाब देने की कोशिश हम लोग करेंगे। अच्छा, ये सुदामा सिंह राजपूत जी लिख रहे हैं कि सुदेश महतो किसी जाति का नेता नहीं है, वे झारखंड के नेता हैं और झारखंड की आस हैं, आवाज़ हैं, उम्मीद हैं और विश्वास हैं। इन्होंने अपनी भावना व्यक्त की है। कई लोग जयराम, कोई भी नेता जो है किसी पर्टिकुलर जाति का ही नहीं रह जाता है जब वो नेता बन जाता है, लेकिन बात ये हमेशा से होते रही है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि हमने कोई नया बात कह दिया है इस लाइव में जो इससे पहले आपने कभी सुना नहीं है और देखा नहीं है। जिस जाति से लोग आते हैं उस जाति में उनका क्या पकड़ है, अब क्या स्थिति बन रही है, उसके हिसाब से बातचीत हो रही है कि सुदेश महतो कुर्मी जाति से आते हैं और उसी कुर्मी जाति से जयराम महतो भी आते हैं, जिनके प्रति युवाओं का आकर्षण जो है ज़्यादा हो गया है। और कोई सवाल है सनी? ज़्यादातर यही लिख रहे हैं कि नेक्स्ट सीएम जयराम महतो, जो इनका एक स्लोगन बन गया है। हाँ, इससे जुड़ा हुआ एक इंटरेस्टिंग प्रसंग है। चूँकि कल जो कार्यक्रम था हजारीबाग के गांधी मैदान में, तो वहाँ पे कई लोग नेक्स्ट सीएम जयराम महतो का बैनर लेकर बैठे थे।
जयराम महतो मुझे लगता है कि करीब 2.5 घंटा तक बोले लगातार। सबका जो मोबाइल का कैमरा का बैटरी है वो बंद हो गया, इतना देर तक बोले। और बोलने के बाद 2.5 घंटा के बाद, करीब 2 घंटा के बाद उन्होंने एक सेशन रखा और कहा कि अब हमारी हर सभा में ये लागू होगा कि सवाल लेंगे। वो आप चूँकि कोई भी हाथ उठाकर पूछ सकता है जयराम महतो से सवाल, आप पूछिए, वो उसका जवाब देंगे। तो वो जवाब वो आप देने लगे। उसके बाद चूँकि मैंने बताया था कि बारिश शुरू हो जाने के वजह से 4-5 वक्ता को जंप करके अमिताभ बच्चन जयराम जी को जो है बोलने के लिए कहा गया था। तो उसके बाद बोलने के लिए आए मनोज यादव। मनोज यादव ने कहा कि आप लोग बोल रहे हैं कि नेक्स्ट सीएम जयराम महतो, नेक्स्ट सीएम जयराम महतो, कैसे बन जाएगा जयराम महतो नेक्स्ट सीएम? आप लोग पढ़े लिखे हैं कि नहीं हैं? जयराम महतो को मुख्यमंत्री बनाने के लिए कम से कम बहुमत का आंकड़ा चाहिए, और बहुमत का आंकड़ा होता है 42 का। 42 सीट पर अगर जीतते हैं लोग, उसके बाद ही जो है जयराम महतो को मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ पर जो है उस पर फोकस नहीं करके सिर्फ एक व्यक्ति पर फोकस किया जा रहा है। मतलब वो ये बोलना चाह रहे थे। तो उसके बाद फिर उन्होंने बताया कि किस तरह से अलग अलग सीट पर जो है लड़ना है और फिर जीतना है। मतलब तो आप जोश में आकर के कुछ भी नारेबाजी मत कीजिए, उसके फैक्ट्स को भी समझिए। तो हालांकि ये मैं गलती भी नहीं मानता हूँ मैं इस तरीके के कार्यकर्ताओं में जो उत्साह भरने का काम करता है। वो तो होना भी चाहिए। अपने नेता को हर कोई चाहता है कि मुख्यमंत्री बने, प्रधानमंत्री बने, लेकिन उनका देखिए 2-3 चीज़ है। पब्लिक कैसे आइडेंटिफाई करेगा जयराम महतो की पार्टी को? वही जेएमएम, बीजेपी, वही कांग्रेस, आसू, इस तरीके से। अगर ये रिकॉग्नाइज करेगा तो ये विकल्प नहीं है। इनको अगर विकल्प बनना होगा तो सबसे पहले इनको अपने उम्मीदवार की घोषणा करनी होगी। ये इंतज़ार नहीं करना होगा कि मान लीजिए उनको टिकट नहीं मिला और मजबूत हैं, थोड़ा सा मेरा बल लग जाएगा तो हम लोग और अच्छा कर देंगे। वो होगा तो वो डिफरेंस क्रिएट नहीं करेगा। ये जो आप बोल रहे हैं कि होनी चाहिए, क्योंकि धनबाद में बोला गया कि सभी 14 सीट पे लड़ेंगे। अभी सन्नी जी बोल रहे हैं कि लोकसभा में 5-6 सीटों पे लड़ने की बातचीत चल रही है। और हम कोई भी आएगा हमारी पार्टी में और हम उसको टिकट दे देंगे, हम वैसे नेता नहीं हैं, हम वैसे दल नहीं हैं। ठीक है। दूसरी बात यह है कि इनको एकदम पॉइंट वाइज, जैसे इन्होंने कहा ना कि अब सभा से हम सवाल लेंगे, लोगों से सवाल लेंगे, तो अगर लोगों से सवाल लेंगे तो ये डिफरेंस क्रिएट करता है। एक आम नेता सभाओं में नहीं लेता जनता के सवाल, क्योंकि सवाल तीखे भी हो सकते हैं, आलोचना भरे भी, उल्टा भी पड़ सकता है। हाँ, तो ये ले रहे हैं तो ये डिफरेंस क्रिएट कर रहे हैं। इसी तरह इनको अपना उम्मीदवार के चयन को लेकर डिफरेंस क्रिएट करना होगा, इनको अपने क्षेत्र का। लेकिन जो लोग चुनावी राजनीति में हैं वो जानते हैं कि समर्थन के अलावा क्या क्या चुनाव में ज़रूरत पड़ती है, उसमें ये पार्टी अभी बहुत कम है। पांडे जी, हम लोग लाइव का कैप्शन भी दिए हैं। एक सवाल सिर्फ पांडे जी से और ले लेते हैं। सीधा सवाल है कि सुदेश महतो जी को परेशान होना चाहिए जयराम से इन भीड़ को देख करके, या फिर आराम से रहना चाहिए कि भाई चुनाव में देख लेंगे, भीड़ जो है वोट में बदल जाए, ये जरूरी नहीं। हाँ, वही सोचते होंगे सुदेश, और इनके आदमी सोचते होंगे कि हम परेशान कर दिए। लेकिन इन दोनों के अलावा परेशानी एनडीए और यूपीए की है। कोई भी अगर किसी का हिस्सा पॉकेट से निकालता है तो परेशानी का सबक है। अगर मान लीजिए कि जयराम डुमरी में कोई हिस्सा निकालते हैं अपने पक्ष में तो जेएमएम परेशान होगी। अगर जयराम सिल्ली में कोई निकालेंगे, रामगढ़ में कोई हिस्सा अपने पॉकेट का निकालेंगे तो वहाँ सुदेश परेशान होंगे, चंद्र प्रकाश परेशान होंगे। लेकिन एक सवाल तो ये उभरता है ना रामगढ़ उपचुनाव के बाद से कि 1932 का मुद्दा तो नहीं वहाँ पे रहा। रामगढ़ में अगर 1932 का मुद्दा होता तो फिर चंद्र प्रकाश चौधरी की पत्नी, जिन्होंने रघुवर दास की सरकार में मंत्री के तौर पे 1985 पे हस्ताक्षर किया, वो तो जीते चुनाव और अच्छे खासे वोट से जीते। अब उन्होंने जनता को क्या कहा, क्योंकि मुझे याद है कैबिनेट के बाद सुदेश महतो ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी बुराई कर दी सरकार। वो सुदेश महतो ने किया, हाँ। सुदेश महतो की पार्टी ने भी किया, लेकिन वो चंद्र प्रकाश चौधरी जो इस पूरे चीज में शामिल रहे, लड्डू बांटे, वो बाद में ये भी सामने खबर निकल करके आई कि सुदेश महतो और चंद्र प्रकाश चौधरी में बहस भी हुई, वो एक अलग बात है। लेकिन लड्डू बांटे वो तो सार्वजनिक दिखा 1985 पे, और उनकी पत्नी चुनाव जीत जाती है।
और कुर्मी और महतो समुदाय का वोटर जो है खुल करके वोट करता है, तो भाई तब 1932 का फैक्टर तो नहीं दिखा उपचुनाव में। वोटर को तो ये लगा होगा ना कि दोनों पार्टियां ठग रही हैं, दोनों ठग में से एक ठग को चुनना है। आप भी गंदा शर्ट पहने हैं, हम भी गंदा पहने हैं, तीसरे को पहनना है हम दोनों का शर्ट, तो देखेगा कौन गंदा है, कम है, उस लिहाज से चुना होगा। ये एक आधार हो सकता है वहाँ के लोकल लोगों का। ठीक है, एक सवाल और। बहुत लोगों का कमेंट आ रहा है, तो हमेशा के रेगुलर हम लोगों के दर्शक हैं सतीश मिश्रा जी ग्लोबल विलेज के, ये पूछ रहे हैं कि जयराम महतो का मुद्दा सही है, लेकिन इन्हें सिर्फ कुर्मी लोगों का ही समर्थन है, अन्य जातियों का नहीं, और इनको यही चीज़ नुकसान पहुंचाएगी। विश्लेषण इस बात पर कीजिए कि अन्य झारखंडी जातियों को ये क्यों नहीं जोड़ पा रहे हैं। नहीं, जोड़ पा रहे हैं और जोड़ने की कोशिश भी हो रही है, और वो पहल दिख रही है। जैसा कि शुरुआत में चर्चा के बीच में जो है हम लोगों ने बातचीत की भी है, सनी ने भी ये सवाल उठाया कि सिर्फ कुर्मी समाज के लोग नहीं हैं, ज़्यादातर लोग कुर्मी समाज के हैं, और जो बहुसंख्यक हैं एक तरीके से भीड़ में, इसलिए बोला जा रहा है कि कुर्मी जाति से ज़्यादा लोग इनमें पहुंच रहे हैं। बाकी के लोग भी हैं, ऐसा नहीं है कि 100 में 100 लोग कुर्मी जाति से ही पहुंच रहे हैं। हम लोग मान के चल रहे हैं कि हाँ, जैसे लालू यादव, तेजस्वी यादव की कहीं सभा बिहार में या यहाँ भी कहीं होती है, तो पता चला कि यादवों की भीड़, उसमें यादवों की भीड़ ज़्यादा है। हेमंत सोरेन की सभा कहीं होगी तो आप देखिएगा ट्राइबल की भीड़ सबसे ज़्यादा होगी, मुस्लिम की होगी। ये चूंकि जिस ओवैसी की भीड़ में आप जाएंगे तो वहाँ पे ज़्यादातर आपको मुसलमान दिखेंगे, तो इस तरीके का चीज़ दिखता है। हाँ, ये प्रदीप तिवारी जी एक सवाल लिखकर भेजे, व्हाट्सएप में इनका सवाल आया है, क्योंकि कमेंट में ये क्या सवाल है? बहुत अच्छा नाम लिया आपने। अवेसी की भीड़ में जो भीड़ सभाओं में, छोटे मैदान में भी अगर अवेसी सभा कर दे या बारिश हो रही हो सभा कर दे, अवेसी की सभा में कितनी भीड़ होती है? मतलब आप ये बोल रहे हैं कि भाई भीड़ ही है। हाँ। खैर सवाल आप बताइए। हाँ, ये प्रदीप तिवारी का सवाल है कि झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति, जिनको बिहारी और बाहरी कहती है, उनका वोट इन्हें चाहिए या नहीं चाहिए? ये तो खुद जयराम महतो बताएंगे ना। लेकिन वोट, कौन ऐसा पॉलिटिकल पार्टी है जिसको किसी का वोट नहीं चाहिए? ये लोग तो कोशिश करेंगे ही कि सबका वोट इनको मिले, और सबकी ये लोग बात भी करें। वो एक विकल्प बनाएंगे। अगर जयराम महतो जब मैनिफेस्टो लेकर के आएंगे, जब औपचारिक तौर पे जब घोषणा हो जाएगी, पार्टी बन जाएगी, पार्टी का संविधान बनेगा, उस समय ये लोग तो जरूर एक कोशिश करेंगे। ये लोग ये तो नहीं बोल रहे हैं कि भाई 1932 आधारित जिनके पास खतियान नहीं है वो लोग एकदम स्टेट छोड़ करके चले जाओ। ये लोग अपना हक और अधिकार की बात कर रहे हैं कि अगर हमारे पास 1932 है, हम प्योर झारखंडी हैं, तो ज़्यादा अधिकार जो है झारखंड में मुझे मिलना चाहिए। क्या सनी, यही तो इन लोगों का बात है? हाँ बिल्कुल। ये अनिकेत अमन जी का एक सवाल आया है, और ये बता भी रहे हैं एक तरह से कि सुदेश महतो भी जब उभर रहे थे तो उनकी सभा में ऐसे ही भीड़ होती थी, लेकिन वो भीड़ वोट में बदलने की क्या संभावना हो सकती है, ये सवाल है उनका। अगर तो खुद अपने सवाल में जवाब दे रहे हैं कि भाई सुदेश महतो की भीड़ वोट में तब्दील हुई, इसका मतलब आगे भी है। अगर जयराम जी के पक्ष में एवं जयराम जी के विपक्ष में दोनों तरफ के कुर्मी उम्मीदवार रहेगा, तब कौन प्रभावी हो सकता है? और अगर जयराम महतो जी और उनकी टीम लोकसभा में चुनाव लड़ेगी, तो वोट कटने से फायदा महागठबंधन को होगा या भाजपा को होगा? इसका जवाब पांडे जी से लेते हैं। पांडे जी, जिसका वोट कटेगा उसको नुकसान होगा। उनका वही सवाल है, किसका आशंका किसका है? वो तो कैसे बता सकते हैं कि कौन सा पॉपुलेशन? अनुमान पे अब हम लोग तो यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं ना। हमारी बातचीत या आपकी बातचीत कोई आखिरी बातचीत है क्या? नहीं। जैसे कि आपने अनुमान लगाया कि 2024 में जयराम की समिति कुछ नहीं कर पाएगी। नहीं, ये मैंने नहीं कहा। सुनने का आदत और समझ दोनों अलग अलग ना रखें। मैंने कहा तीसरा मोर्चा नहीं बन पाएगा, तीसरा विकल्प नहीं बन पाएगा जयराम महतो की। कैसे आप बोल दिए? वो मैंने बताया ना, जब आमने सामने अभी तक की परिस्थितियों में यहाँ टक्कर बस दो ही दिख रहा है। जेबीएम ने तो ये साबित किया ना कि भाई जेबीएम ने तो 11-11 सीटें जीती यहाँ पे। जब वहाँ तीसरा मोर्चा का विकल्प बन रहा था, 3 पे सिमट के रह गई थी जेबीएम, क्योंकि आमने सामने की टक्कर हो गई थी। हेमंत सोरेन रघुवर दास, हेमंत सोरेन रघुवर दास सब खत्म हो गए।
उस भीड़ में, अच्छे अच्छे नेता भी। और पहली बार जेएमएम जो है 30 सीट लेकर आई। क्यों? क्योंकि वो आमने सामने का फाइट था, और आमने सामने 24 में भी ये नहीं दिख रहा है कि हाँ, अभी फिलहाल जो लोगों का मूड है उसमें तीसरा मोर्चा नहीं कोई खोज रहा है। ठीक है, दूसरा सवाल ये सत्य प्रकाश सिन्हा जी बोल रहे हैं कि सुदेश महतो सिर्फ जात के नाम पर अपनी दुकानदारी चलाना जानते हैं। एक नाम बताइए कुर्मी चेहरा जिसको सुदेश जी ने आगे बढ़ाया। पांडे जी, आजसू को आप काफी करीब से देखते हैं। कई नेता हैं। अब विधायक बनना ही आगे बढ़ने का परिभाषा है तो आपको लंबोदर भी दिख जाएंगे, या फिर उन्होंने जिसको जिसको टिकट दिया है विधायक का, भले वो जीत पाए या ना जीत पाए हो, या 5 जीते तो वो भी हैं। चंद्र प्रकाश तो मान लीजिए उनके परिवार के रिश्तेदार ही बता देंगे कि भाई मौसा ही हैं, तो लेकिन उनके अलावा 5 विधायक थे तो उनको भी दिया, उनमें से भी कई कुर्मी थे। दूसरा कोई अगर और सवाल है तो ये अमित जी लिख रहे हैं कि जयराम महतो, सुदेश महतो और अमित महतो के समर्थक किशोर जाते हैं, यह देखना मज़ेदार होगा। हालांकि अमित महतो तो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, पर उनके समर्थक किशोर जाएंगे, यह भी देखना बड़ा दिलचस्प होगा। जयराम महतो और अमित महतो के बाद तीसरा नाम सुदेश महतो। बिल्कुल, तो सुदेश महतो के समर्थक तो एनडीए में शामिल होंगे। और आपको ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि कल जो बैठक होने वाली है एनडीए की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, उसमें भी सुदेश महतो शामिल होने के लिए निकल चुके हैं। और हेमंत सोरेन भी निकले हुए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बेंगलुरु में हैं। वहाँ पे भी कल जो है बैठक होनी है। यूपीए गठबंधन, महागठबंधन बनाने की जो कवायद चल रही है, जिसको लेकर के पहले पटना में बैठक हुई थी, आज ही मुख्यमंत्री वहाँ पे गए हैं। सोनिया गांधी एक डिनर पार्टी करने जा रही हैं और उस डिनर पार्टी में भी हेमंत सोरेन शामिल होंगे। ये शफी इमाम जी हैं जो रामगढ़ उपचुनाव में उम्मीदवार भी रहे हैं। ये पहले झारखंडी भाषा खतियान संघर्ष समिति के साथ भी थे, जयराम के साथ थे, चुनाव लड़ रहे हैं। हाँ, ये मधुपुर में भी बहुत एक्टिव थे। हाँ, डुमरी में भी क्या आप चुनाव लड़ेंगे इमाम शफी जी? वही लिखे हैं कि झारखंडी खतियान मोर्चा डुमरी उपचुनाव लड़ेगी। तो ये अभी उसी मोर्चा को उम्मीदवार कौन होगा? इमाम शफी होगा कि कोई और? झारखंडी खतियान मोर्चा ये फागू इनका पार्टी सूर्य सिंह बेसरा वाली पार्टी ये साथ में है। हाँ, तो सूर्य सिंह बेसरा की पार्टी लड़े, वो तो उससे क्या किसी को फर्क। लेकिन सूर्य सिंह बेसरा को अभिभावक के तौर पे जयराम महतो देखते हैं, तो यहाँ तो वो संकट में आ जाएंगे। डिसीजन तो लेना पड़ेगा फिर उनको। ये इतिहास ऐसा है हमारे देश का, सतयुग से लेकर अभी तक, कि वार ऑफ सक्सेशन 2 भाइयों के बीच में हुई है। महाभारत जैसा युद्ध भी अपनों के बीच में हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से ना लिया जाए। अभिभावक मानना, आदर सम्मान करना और चुनाव लड़ना दोनों अलग अलग बातें। कोई और सवाल है सनी तो आप ले लीजिए। साहिल जैन जी लिख रहे हैं कि मुस्लिम को केवल यूज किया जाता है, केवल वोट लिया जाता है, मुसलमानों के बारे में भी बात किया जाना चाहिए। हम लोगों इंटरेस्टिंग सवाल किया है। सवाल तो जायज है, तो इसका कौन जवाब देगा? राजनीतिक दल। जवाब तो मुसलमानों को देना होगा कि हमको इस्तेमाल होना है कि नहीं होना है। ये कैसे बताएंगे? पार्टी में भूमिका आपकी तय करनी है और आपको हक लेना है, नेतृत्व तय करना है। यही है, नेतृत्व हमको चाहिए। तो नेतृत्व यहाँ पे कौन सा दल देगा, कब देगा, या अगर आपको लेकर कोई ये प्रीजुडिस हो कि भाई इनका वोट यहाँ जा रहा है, तो इसको तो आप ही को तय करना होगा। और जिस भी दल में, जहाँ पे भी, हर दल में मुस्लिम समर्थक भी हैं, उनके कार्यकर्ता भी हैं, उनके पदाधिकारी भी हैं, उन्हीं में से किसी को खड़ा होकर मुख्य तौर पे ये बोलना होगा कि हमको भाई टिकट चाहिए, हम भी नेतृत्वकर्ता होना चाहते हैं और हमको यहाँ से टिकट मिलेगा तो हम जीत सकते हैं। और कोई सवाल है सनी तो आप 1-2 सवाल लेंगे, क्योंकि ज़्यादातर जो है एक ही तरीके के सवाल हैं। एक अनिकेत जी का सवाल आया है कि रामटहल चौधरी जी की अगली भूमिका क्या रह सकती है? उनका समर्थन जयराम महतो के साथ रहेगा या सुदेश महतो के साथ? अभी तो वो फिलहाल बीजेपी में ही है। नहीं, बीजेपी में आधिकारिक तौर पे नहीं है, लेकिन वो बीजेपी में ही रहेंगे। अच्छा, वो तो अलग से चुनाव भी लड़े थे ना। और कोई सवाल है? ज़्यादातर यही लिख रहे हैं कि जयराम महतो मुख्यमंत्री बनने चाह रहे हैं, उनके जो सपोर्टर हैं। तो ज़्यादातर जो आपके सवाल हैं वो उसका जवाब हम लोगों ने इस पूरे चर्चा के दौरान जो है दिया है। आप लोग अगर बीच से, देर से या फिर आखिरी में अगर आप लाइव में जुड़े हैं
तो एक बार फिर से लाइव समाप्ति के बाद जो है आप इस पूरे वीडियो को देख सकते हैं, आपके सवालों का जवाब मिल जाएगा। एक आया है अभी सवाल आनंद जी का, वो बोल रहे हैं कि मेरा भी सवाल लिया जाए। मैं जानना चाहता हूं कि आने वाले 2024 के लोकसभा चुनाव में दुमका लोकसभा सीट से हेमंत सोरेन अपनी पत्नी कल्पना सोरेन को चुनाव लड़ाएंगे या फिर एक बार शिबू सोरेन को ही चुनाव में मतलब उम्मीदवार बनाया जाएगा। जो चर्चा है और जो दावा हेमंत सोरेन की जो भाभी हैं सीता सोरेन, वो लगातार करती रही हैं कि उनकी बड़ी बेटी चुनाव लड़ सकती हैं। अब कितना पार्टी का सहयोग उसमें मिलेगा नहीं मिलेगा, क्योंकि सीता सोरेन ने इतना तक दावा किया कि शिबू सोरेन की पत्नी रूपी सोरेन जो कि उनकी सास हैं और उनकी बेटी की दादी, वो उन्होंने वादा भी किया है शायद। नहीं, वो तो बाबा ही तय करेंगे। पार्टी के अध्यक्ष भी हैं और वहाँ के वो मतलब उम्मीदवार भी रहे हैं। हम लोग सवाल का जवाब देने की कोशिश कर रहे हैं कि ये चर्चा चल रहा है, अब कौन लड़ेंगे वो तो आखिर ही तय करेंगे कि कौन उम्मीदवार होगा दुमका से, वो स्वयं या किसी और कोई और भी। कई लोग बोल रहे हैं कि जैसे मिहिर महतो ने कहा है कि झारखंड राज्य अलग करने के लिए बहुत सारा कुर्मी लोग जो है वो आंदोलन किए थे, और क्यों आज खतियान आंदोलन सबको मतलब ये दिखाई दे रहा है। मेरे विलेज में 10 झारखंड आंदोलन में थे और मेरे बड़े पापा भी कुर्मी थे। ये कह रहे हैं कि भाई झारखंड आंदोलन में भी वो लोग आगे थे। तो जो भी कोई आंदोलन होता है तो उसमें बढ़ चढ़ करके आगे रहते हैं, और ये सही बात है। कोई ऐसी बात नहीं है कि इसको मानने से लोग इनकार कर रहे हैं, इसको मानते भी हैं। विनोद कुमार लिख रहे हैं कि पार्टी की लड़ाई नहीं, झारखंड बचाने की लड़ाई है या माटी की लड़ाई है। माटी की लड़ाई में हर जाति के लोग झारखंड का सपोर्ट करेंगे। देखिए, यही कह के इनकी पार्टी और जयराम को सुनने के लिए लोग भीड़ जुटती थी कि हम व्यवस्था परिवर्तन करने आए हैं, सत्ता हमारा इच्छा नहीं है। यही कहा था रामलीला के मैदान में आम आदमी पार्टी ने भी, लेकिन व्यवस्था परिवर्तन करते करते ये लोग सत्ता परिवर्तन कर देते हैं। तो वहाँ दिल्ली और यहाँ आसमान जमीन का अंतर है। अगर आपने पॉलिटिकल पार्टी बनाया तो इसका मतलब है कि आप सत्ता चाहते हैं, उम्मीद रख रहे हैं। तो खैर, अब सनी ज़्यादा देर हो गया है इस लाइव का, तकरीबन 1 घंटे तक हम लोग चर्चा कर चुके हैं इस मुद्दे पे। आगे भी जयराम महतो और उनकी पार्टी का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है, उन सारी चीज़ों पे हम लोग बीच बीच में चर्चा करते रहेंगे। इस लाइव में आप लोग जुड़े रहे उसके लिए शुक्रिया। इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए शेयर कर दीजिए, और रोज़ाना रात 9 बजे जो है कोशिश कीजिए कि फॉलो अप के इस लाइव सेशन में जो है जुड़ा जाए। शुक्रिया।